Hello dear students, welcome back to our channel. Today we are going to start the 7th chapter respiration in plants. हम biology के काफ़ी सारे chapters cover कर चुके हैं like the first 6 chapters, then 10th, 11th, 12th, 13th and 14th. तो इसके बाद आपके जो चैप्टर्स बच जाएंगे वो बच जाएंगे आपका जो लास्ट वाले यूनिट है उसमें 5 चैप्टर्स हैं हेल्थ एंड हाइजीन वो 5 चैप्टर्स एंड 8th एंड 9th तो 7 चैप्टर्स विल बी लेफ्ट आउट ऑफ 19 चैप्टर्स. तो उसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद मैं आपकी थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगी थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं और वो इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि उनको करने के बाद मतलब एक जो आपकी लाइन है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है मैंने सो एंड सो लीड्स टू सो एंड सो, तो उसको करने के बाद आपको वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मैं इस तरीके से कराऊंगी, है ना. और वो मैंने खुद ही बनाए हैं. आई हैवंट कॉपीड देम फ्रॉम एनीवेयर. एंड बिसाइड्स वी हैव ऑल्सो प्लान टू अपलोड सर्टेन नोट्स. अभी हमने आपको आंसर्स दे रखे हैं सेलिना बुक के ऐप में. अभी हम आपको एक्स्ट्रा नोट्स भी उसमें ऐड ऑन करने वाले हैं, अपलोड करने वाले हैं, जिसके कि आपको जैसे और कुछ आपको लर्न करना है तो उसकी भी आपकी तैयारी हो जाएगी. एंड चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, ये मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ. मैं हर बार बोलती हूँ लेकिन पता नहीं बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, या ये कह लो कि कई ध्यान देते हैं, कईयों को बच्चों को अभी इम्पोर्टेंस नहीं पता चलती है. आपका ये जो सिलेबस है ICSE का, इट इज़ 9-10th का सिलेबस. इट इज़ वंडरफुल, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ परफेक्ट फॉर क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विच यू विल बी अपियरिंग फॉर आफ्टर 12th क्लास. तो इस सिलेबस को ढंग से करिए ताकि वो आपको तब तक याद रहे, या याद नहीं भी रहेगा तो दिमाग में रहेगा थोड़ा बहुत, आपको बस ब्रशिंग की ज़रूरत पड़ेगी. ये सिलेबस आपका बायो का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे मैथ्स का हो, चाहे फिजिक्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सिलेबस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है चिल्ड्रन. बहुत अच्छा सिलेबस है आपका, ठीक है. और 11th में जब आप CBSE में कई स्टूडेंट्स शिफ्ट हो जाते हैं तो 11th में CBSE में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आप ये 9-10 ढंग से कर लेंगे. तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि ढंग से बारीकियाँ समझ के करिए. लर्न एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरी माइन्यूट कॉन्सेप्ट, तो आपको आगे बहुत हेल्प होगी. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ आवर हेडिंग इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. दिस इज योर सिलेबस विच इज़ देयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. अब रेस्पिरेशन क्या होती है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑल लिविंग बींग्स रेस्पायर. प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स भी रेस्पायर करते हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में रेस्पिरेशन होती है. तो रेस्पिरेशन क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पहले समझ में आनी चाहिए कि रेस्पिरेशन होती क्या है. तो रेस्पिरेशन है क्या, अगर आपसे हम पूछें कि रेस्पिरेशन क्या है तो कोई बच्चा ये बोलेगा कि द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ CO2 इज रेस्पिरेशन. या मैं आपसे पूछूं क्या रेस्पिरेशन सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है या एक केमिकल प्रोसेस है, या कैसी प्रोसेस है रेस्पिरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको ये समझ आना चाहिए या ये पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है. मतलब उसमें ऐसा ही नहीं है कि बस ऑक्सीजन ली और CO2 दी. रेस्पिरेशन में क्या है कि जो ऑक्सीजन अंदर गई है बॉडी के, चाहे वो हमारी बॉडी के अंदर गई हो, चाहे प्लांट में गई हो, किसी भी सेल में जब ऑक्सीजन एंटर करती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, तो ऑक्सीजन वहाँ पे जाके कुछ काम करती है. तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब भी रेस्पिरेशन के अंडर ही आती हैं. ठीक है, तो रेस्पिरेशन में एक तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है, मतलब फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि सांस अंदर आ रही है और सांस बाहर जा रही है. प्लांट्स में ऑक्सीजन अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रही है. और दूसरी रेस्पिरेशन जो है, हम इसको एक फिजिकल प्रोसेस नहीं बोलते हैं, हम बोलेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. बायोकेमिकल प्रोसेस क्या है कि मतलब लिविंग बींग्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको हम बायोकेमिकल प्रोसेसेस कहते हैं. अगर हमारी लैब में या हमारे आसपास सराउंडिंग्स में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं. लेकिन वही केमिकल रिएक्शन अगर किसी लिविंग बींग के अंदर हो रहा है, लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, अगर किसी लिविंग बीइंग के अंदर वो प्रोसेस हो रही है केमिकल प्रोसेस, तो उसको हम बायोकेमिकल प्रोसेस बोल देते हैं. तो ये हम ये कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है. अब हमें रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड टू रेस्पायर, क्यों, क्योंकि हमें ऑक्सीजन मिलती है उसकी वजह से. अब ऑक्सीजन मिलती है इसलिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है, ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है. और जो ऑक्सीजन की है वो क्या करती है, वो ऑक्सीडेशन करती है. हमारी बॉडी में डिफरेंट जो फूड स्टफ होते हैं उनका भी ऑक्सीडेशन करती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है.
वो एनर्जी हम या प्लांट्स अपनी बॉडी की और दूसरी जो प्रोसेसेस हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। प्लांट्स तो ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्लांट मूव नहीं करते हैं, प्लांट में कुछ फिक्स्ड मूवमेंट्स होते हैं, उनके लिए यूज़ होती है। और बहुत सारे और जो फर्दर रिएक्शंस होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, उन चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो वो सारी एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन के थ्रू ही आती है। तो रेस्पिरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए, या प्लांट्स यूज़ करते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आगे कंटिन्यू करने के लिए, अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो पाएंगी। तो दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन इज़ इसेंशियल, बहुत ज़रूरी है रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आपकी बुक में क्या कह रहे हैं कि लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स टू रिक्वायर एनर्जी। जैसे सब ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, ऐसे प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए फॉर कैरिंग आउट देयर बॉडी एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे हम दो तरह की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, और एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है तो बहुत बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज़ कम्पेयर टू दी एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑलराइट, अब इसमें चैप्टर में आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। वो एक्सपेरिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स पे आपके क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड के पेपर में। बोर्ड के पेपर में आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप का डायग्राम दे देते हैं। जो आपका सेक्शन बी है उसमें 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके 2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट 5 मार्क्स का होगा, बी पार्ट 5 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं सेक्शन बी में। ठीक है, तो ये जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें से हर पार्ट में और एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है। मतलब 10 मार्क्स में 5 मार्क्स का एक 5 मार्क्स वाला जो पार्ट है उसमें एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है। आपको एक डायग्राम दे देते हैं या एक्सपेरिमेंटल सेटअप दे देते हैं और उस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो रेस्पिरेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ज़रूर आते हैं एग्जाम में 5 मार्क्स में, कि सेटअप का डायग्राम दे दिया फिर उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, ओके। तो अब रेस्पिरेशन होता क्या है कि एनिमल्स को और प्लांट्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि बिल्डिंग अप प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, मेकिंग स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज, अब्जॉर्बिंग मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, या फिर अपनी जो उनको सेल वॉल बनानी है, टिश्यूज़ बिल्डअप करने हैं, टिश्यू डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रेजेंट होता है जो हमें खाने से मिलता है, डाइजेशन से मिलता है। फूड स्टफ के डाइजेशन से ग्लूकोज मिलता है। हमारे जो खाना खाते हैं हम, उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है या स्टार्च होता है। एनिमल्स में ग्लूकोज होता है, प्लांट्स में स्टार्च होता है। तो वहाँ से उनके पास ग्लूकोज होता है एंड देन दे यूटिलाइज इट, दे ऑक्सीडाइज इट टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीडाइज करने के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के लिए हमें रेस्पिरेशन करनी पड़ती है या प्लांट्स को रेस्पिरेशन करनी पड़ती है। तो दिस केमिकल ब्रेकडाउन occurs by utilizing oxygen and is represented by the following reaction. Reaction क्या है? C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो इट रिक्वायर्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज इट, देन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड along with a lot of energy. This energy is utilized in our various life processes. कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में निकल जाती है, वेस्ट हो जाती है, इट इज़ गिवन आउट, बट बाकी सारी एनर्जी हम यूज़ कर लेते हैं या प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ये एनिमल्स में भी सेम रिएक्शन है और प्लांट्स में भी सेम रिएक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट, ये जो पूरी इक्वेशन है हमने अभी पढ़ी, इसकी ये कह रहे हैं कि 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है पूरी, ये एक ही बार में नहीं हो जाती। जैसे कि हमें 1 स्टेप दिख रहा है कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन जो है एज सच एक बार में नहीं होता है, ये काफ़ी सारे स्टेप्स में होता है। ठीक है, पहले ग्लूकोज किसी और में कन्वर्ट होता है, फिर किसी और केमिकल में, फिर और किसी केमिकल में। तो इस तरीके से ये बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप में कुछ ATP निकलते जाते हैं, कुछ यूज़ होते हैं और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो जो ये कह रहे हैं कि वो जो सारे स्टेप्स हैं उनको भी हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अभी आपको 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बता रहे हैं जो आपके 9th के सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, तो वो क्या है? फर्स्ट क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डज नॉट अकर इन सिंगल स्टेप बट इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। और ये जो सीरीज हैं इनको हमने 2 प्रोसेसेस में सम अप कर दिया है, मतलब जितने भी सारे रिएक्शन थे हमारे उनको हमने 2 मेजर प्रोसेसेस में इकट्ठा कर दिया है। ठीक है, अब वो जो 2 मेजर फेज हैं या 2 मेजर प्रोसेस हैं वो क्या है? एक है ग्लाइकोलिसिस और दूसरी होती है क्रेब्स साइकिल। में इनके आपको डिफरेंसेस याद रखने चाहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इनके डिफरेंसेस ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए कि एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको आने चाहिए, तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, तो 2 फेज हैं, एक है ग्लाइकोलिसिस, दूसरा है क्रेब्स साइकिल। इनके डिफरेंसेस ज़रूर याद कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल क्या होते हैं? दे आर 2 प्रोसेसेस विच आर देयर विच हेल्प नहीं या थ्रू विच द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है, तो अब ग्लाइकोलिसिस जो है वो प्रोसेस जो है वो ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस की जो साइकिल है उसमें एंटर करता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस में, और एक मॉलिक्यूल जब वो पूरा प्रोसेस हो जाता है तो वो 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है पायरुवेट के, C3H4O3 पायरुविक एसिड या पायरुवेट। उसके 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं जब one molecule of glucose enters this glycolytic cycle। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है? इट टेक्स प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। हर सेल में ये प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, इन ईच एंड एवरी सिंगल सेल, जितने भी सेल हैं प्लांट बॉडी में सब में ये प्रोसेस होंगे, जितने भी सेल हैं हमारी बॉडी में सब में ये प्रोसेस होती है। ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए, मतलब ये जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन है दीज आर ऑल एनारोबिक रिएक्शंस, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, फिर ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो रिएक्शंस हैं 1 2 3 4 इसमें स्टेप्स हैं। तो कितने स्टेप्स में ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है? देयर आर 10 स्टेप्स इन द ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस। जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है या जो ग्लाइकोलिटिक प्रोसेस है उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, और वो 10 स्टेप्स के बाद हमारा जो एक मॉलिक्यूल था ग्लूकोज का जिसने एंटर किया था ग्लाइकोलिसिस में, वो 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड के। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोल रही हूँ आपको कि ये जो हमारा ग्लूकोज है ये कैसा कंपाउंड है? C6H12O6 है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ लिख लेती हूँ, C6H12O6। तो आप ये बताओ कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ 6C कंपाउंड, मतलब इसके अंदर 6 कार्बन एटम है, तो ये 6C कंपाउंड है। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाती है तो ये एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। पायरुवेट में देखो कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? C3। तो यहाँ पे जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस खत्म होती है तो हमारे जो 6C कंपाउंड है ये 3C कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला है मैंने। सिंपल सी बात है, ये सारे ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए 100%। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस के बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। रेस्पिरेशन ही चल रही है अभी। रेस्पिरेशन में पहली प्रोसेस थी हमारी ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और भी होती हैं लेकिन वो आप अगर 11th-12th में बायो लेंगे तो पढ़ेंगे, अभी आपके लिए इतना ही बहुत है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद ये जो पायरुविक एसिड बन गया हमारा या पायरुवेट बन गया, ये कहाँ एंटर करता है? क्रेब्स साइकिल में।
ये जाता है। अब क्रेब साइकिल कहाँ होती है? क्रेब साइकिल होती है अच्छा यहाँ लिखना चाहिए मुझे इसके अगेंस्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही थी? साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और क्रेब साइकिल में क्या एंटर करता है? हमारे जो पायरुविक एसिड था या पायरुवेट था जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था, वो एंटर करता है क्रेब साइकिल में। एक मॉलिक्यूल एक क्रेब साइकिल में एंटर करता है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरे, मतलब एक मॉलिक्यूल की एक क्रेब साइकिल, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ पे ऑक्सीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन के बिना क्रेब साइकिल नहीं हो सकती, तो ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। नेक्स्ट इज, यहाँ ये 10 स्टेप्स में जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही थी, क्रेब साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे एंटर करता है और ये ऐसे पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक है। तो क्रेब साइकिल हमारी एक साइक्लिक प्रोसेस है, जबकि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस थी वो एक सीधी स्टेप बाय स्टेप था कि यहाँ पे एक रिएक्शन हुआ, फिर यहाँ पे दूसरा रिएक्शन, फिर ऐसे। ये स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट लाइन थी, चेन नहीं कहेंगे, स्ट्रेट लाइन थी, लेकिन क्रेब साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद स्टेप्स कितने हैं उसमें? 8 स्टेप्स, ठीक है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप्स है, क्रेब साइकिल में 8 स्टेप्स हैं। ग्लाइकोलिसिस के बाद हमारा 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा था जो कि हमारा पायरुवेट था या पायरुविक एसिड था। क्रेब साइकिल के बाद हमारा सिंगल 1C कंपाउंड बनता है जो कि है CO2। मतलब अल्टीमेटली जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल था दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है कि पायरुवेट जो आया था ग्लाइकोलिसिस से वो किस में कन्वर्ट हो गया? CO2 + 6H2O + ATP। और बीच में जो 8 स्टेप्स होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस जो है मैंने बताया था, इसमें ATP प्रोड्यूस होते रहते हैं, वाटर प्रोड्यूस होता है, ऐसे ये बीच बीच में चीज़ें कुछ और भी निकलती रहती है, लेकिन हम मेन कंपोनेंट्स को लेकर चल रहे हैं। तो हमारे एंड में CO2 बचती है, दैट इज़ 1 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने पढ़ लिया पैराग्राफ, ठीक है, जहाँ पे कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ कि 1 मॉलिक्यूल हैज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड देन पायरुवेट ब्रोक डाउन इनटू CO2 एंड H2 एंड ATP इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ATP प्रोड्यूस होते हैं। नाउ ईच ब्रेक डाउन स्टेप, ये जो हर स्टेप हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा कि 10 रिएक्शंस थे या 10 स्टेप्स थे, क्रेब साइकिल में हमने पढ़ा 8 स्टेप्स थे या 8 रिएक्शंस थे। तो हर स्टेप जो है, हर रिएक्शन जो है, इसको एक पर्टिकुलर एंजाइम कैटेलाइज करता है। हर स्टेप पे एक एंजाइम इन्वॉल्व है। जब हम 11th-12th में बायो पढ़ते हैं तो हमें उस एंजाइम के नाम भी याद करने, ठीक है। तो हर स्टेप जो है वो एक एंजाइम के वजह से ही होता है। अगर वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होगा तो वो स्टेप नहीं होगा। देन एनर्जी लिबरेटेड इन द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नॉट एट ऑल इन द फॉर्म ऑफ हीट, but a large part of it is converted into chemical energy in the form of ATP, which is a chemical substance known as adenosine triphosphate। तो ये कह रहे हैं कि जब हमारा एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक होता है तो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में ही नहीं होती है। कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में होती है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो देखो, आप अपना हाथ को ऐसे नाक के ऐसे रख के अगर ऐसे कप करके रेस्पिरेशन करेंगे तो आपको हीट फील होगी अपने हाथ में। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस सेम है, मैंने बताया बायोकेमिकली प्रोसेस सेम होती है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। तो जब ये जब ये रिएक्शन होता है रेस्पिरेशन का तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जितनी भी हीट है वो सारी इसकी सारी एनवायरनमेंट पे नहीं चली जाती। इट इज़ नॉट गिवन, द एनर्जी प्रोड्यूस इज नॉट गिवन आउट एज हीट, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ATP। ATP जो होती है दैट इज़ नोन एज, आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में कि ATP को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, है ना। मतलब कि एनर्जी की जो सेल की एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? ATP की फॉर्म में। तो ATP हमारा एनर्जी करेंसी है, गलत स्पेलिंग लिख दी थी मैंने, ठीक है। तो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, या ATP हमारा स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि और क्या दे रखा है। अभी क्या कह रहे हैं कि जब सेल को एनर्जी चाहिए तब सेल क्या करता है? हमारी ATP की फॉर्म में एनर्जी जो है स्टोर हो गई है। ATP की आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दे भी रखा है, देखो, ATP is the energy currency of the cell. All activities inside a living cell need energy which is available in the form of ATP as the immediate source. इसीलिए हम इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं।
अब जब एटीपी यूज हुआ, एटीपी को हमने यूज किया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ट्राइफॉस्फेट का मतलब ये हो गया कि इसमें फॉस्फेट के कितने ग्रुप्स हैं? 3। तीन फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच्ड हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल में। जब हमें एनर्जी चाहिए, मतलब जब हमारे सेल को एनर्जी चाहिए अपनी कोई प्रोसेस के लिए, तो उसमें से क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, एनर्जी देता है, एनर्जी यील्ड करने के लिए, और हमारा जो एटीपी है वो कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, जिसमें कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के, ठीक है। एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट था, ये एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट हो गया। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं फॉस्फेट के? 2। अब अगर हमें और एनर्जी चाहिए तो एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, एंड देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज AMP हैविंग 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड दिस AMP इज नोन एज एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये ट्राइफॉस्फेट था, ये डाइफॉस्फेट है, और ये मोनोफॉस्फेट है। ये एनर्जी ऐसे यूज करते हैं और ये दोबारा से रीजनरेट भी होता रहता है। मतलब AMP में अगर फॉस्फेट ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा? ADP, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। ADP में फिर से हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा दोबारा से ATP, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरीके से एनर्जी जब हम यूज़ करते हैं तो ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कोई फूड स्टफ लेते हैं तो एनर्जी ऐड ऑन हो जाती है, तो ADP जो है वो दोबारा से ATP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इंटर कन्वर्जन चलता रहता है, ठीक है। यही दे रखा है आपकी बुक में कि when energy in the form of ATP is used, the ATP is converted to ADP, that is adenosine diphosphate, and again when more energy is available by further breakdown of glucose, the ATP is reconverted into ATP, एंड सो इट गोज ऑन एंड ऑन। जितनी आप एनर्जी लेंगे उतना आपका ATP का स्टोर हाउस बना रहेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन यील्ड्स 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है जिसमें जितनी भी साइकिल होती है, अभी आपने पढ़ी नहीं है, एक और भी साइकिल होती है, ETS में भी जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें भी बहुत कुछ होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम ये मान के चलिए, ये आपसे पूछ सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल का 1 मोल ऑफ ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो कितने मॉलिक्यूल देता है ATP के, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मोल ऑफ ग्लूकोज गिव्स 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब ये डायग्राम देखो, इसमें क्या दे रखा है कि सबसे पहले दिखा रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन की वजह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ तो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, CO2 और H2O। मतलब ये आपकी सारी प्रोसेसेस हो गई हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बाद की बात हो रही है, ठीक है। ग्लूकोज ने एंटर किया था, अब CO2 और H2O और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ये एनर्जी जो है कुछ जो है वो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी और बाकी जो है वो ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। अब ATP जो है हमारे काम करने में हेल्प करेगा हमें, और ATP जब फॉस्फेट दे देगा, मतलब हम उससे एक फॉस्फेट ग्रुप ले लेंगे, इसमें से एक फॉस्फेट को माइनस कर देंगे तो ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर हमने इस ADP में एक फॉस्फेट ऐड कर दिया तो ये दोबारा से ATP में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दे रखा है, ये डायग्राम भी कई बार पूछ लेते हैं। ऑलराइट, अब ये सारा दे रखा है, हमने कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन हम कहते हैं एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में होता है, प्लांट्स में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में हम जो भी एनर्जी ले रहे हैं उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं और हमारी लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। तो कुछ केमिकल्स बनते हैं, कुछ ब्रेक डाउन होते हैं, वो सब मिला के हमारा मेटाबॉलिज्म बनता है। तो मेटाबॉलिज्म की 2 प्रोसेस होती हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस 2 तरह की होती हैं, एक एनाबॉलिक, दूसरी कैटाबॉलिक। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है हमारा, उसमें कुछ मैंने अभी आपको बताया, कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं और कुछ ब्रेक हो रहे हैं। तो जहाँ पे कंपाउंड्स बनते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, उसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं या एनाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और जहाँ पे कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड्स का, या कंपाउंड्स ब्रेक जो नए कंपाउंड्स बनते हैं उनके थ्रू, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो एनाबॉलिक इज द कंस्ट्रक्टिव और बायोसिंथेटिक प्रोसेस जिसमें कि एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी यूज करते हैं हम इसमें। और कैटाबॉलिज्म जो होता है या कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं या ब्रेकिंग डाउन। डिस्ट्रक्टिव मीन्स चीज़ें ब्रेक डाउन हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है, बट कुछ कंपाउंड्स का ब्रेक डाउन ज़रूरी होता है, तो उसको हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। एंड इट गिव्स आउट एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, तो आपको इनके भी डिफरेंसेस आने चाहिए, इनमें भी आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, तो इनके भी डिफरेंसेस कर लीजिएगा। डिफरेंसेस को आप हमेशा आपके एग्जाम में चिल्ड्रन जब भी डिफरेंसेस पूछे जाएं, आप हमेशा डिफरेंसेस को टैबुलर फॉर्म में लिखिए। यहाँ पे हेडिंग डालिए, जो भी आपसे पूछिए यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 इस तरीके से डिफरेंस लिखा करिए। कभी भी उनको ऐसे मत लिखिए जैसे ये लिखा है ना बुक में, इस तरीके से आपको डिफरेंस एग्जाम में नहीं लिखने चाहिए। आपको हमेशा टेबल बना के टैबुलर फॉर्म में ही डिफरेंसेस लिखने चाहिए, ताकि टीचर को क्लियरली नज़र आता है कि हाँ बच्चे ने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, और उसको मार्क करना बहुत आसान होता है। ठीक है, हमेशा टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में ही डिफरेंसेस लिखिए। डोंट राइट देम इन सच अ पैराग्राफ फॉर्म, ऐसे नहीं लिखिएगा डिफरेंसेस को। ठीक है, ओके। अब तो इसका मतलब रेस्पिरेशन क्या है, हमारी रेस्पिरेशन जो है वो कैसी प्रोसेस है, एनाबॉलिक की कैटाबॉलिक। इसमें क्या हो रहा है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग डाउन, तो रेस्पिरेशन जो है हमारी वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है और क्यों। तो रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है एंड रिलीजेस CO2, वाटर एंड एनर्जी, सो इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, रेस्पिरेशन वर्सेस बर्निंग। रेस्पिरेशन और बर्निंग में कंपैरिजन दे रखा है। रेस्पिरेशन आपको पता है क्या होती है, और कंबशन, बर्निंग मीन्स जो जलती हैं चीज़ें। तो अब ये कई लोग कहते हैं कि ये सेम है क्योंकि दोनों में एनर्जी लिबरेट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, रेस्पिरेशन अकर्स इन अ सीरीज ऑफ केमिकल स्टेप्स। अभी हमने देखा था कि रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना, ग्लाइकोलिसिस में स्टेप्स थे, क्रेब्स साइकिल में स्टेप्स थे, लेकिन बर्निंग जो है वो एक बार में ही हो जाती है। सब में आग लग गई, ऑक्सीडेशन हुआ, बर्न हो गया सब कुछ। देन रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय एंजाइम्स। यहाँ पे हर स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व है। हर स्टेप जो है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस का या क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस का, उसमें एंजाइम के बिना वो स्टेप्स नहीं हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे एंजाइम नहीं चाहिए, सिर्फ हीट चाहिए, उससे ही बर्निंग हो जाती है। देन रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस सिंस इट इज बीइंग कैरिड आउट इनसाइड अ लिविंग बीइंग। जबकि बर्निंग जो है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें कि केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है। देन एनर्जी लिबरेटेड एज ATP एंड सम हीट। रेस्पिरेशन में जो एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ATP और थोड़ी बहुत हीट। यहाँ पे पूरी एनर्जी इज लिबरेटेड एज हीट एंड लाइट। हम रेस्पायर करते हैं, हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो हम लाइट थोड़ी देते हैं ना, वी डोंट प्रोड्यूस लाइट। ओके, नो लाइट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, लाइट इज प्रोड्यूस्ड। फिर रेस्पिरेशन एक सेलुलर प्रोसेस है, सेल्स के अंदर होती है, और बर्निंग जो है वो ऐसे ही कहीं भी हो जाती है, नॉन सेलुलर प्रोसेस है। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे होती है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो, थोड़ा ऊपर ज़्यादा हो जाए, हमारी रेस्पिरेशन होती रहती है ना, इट अकर्स एट बॉडी टेम्परेचर। जबकि हमारी जो बर्निंग की प्रोसेस होती है वो इग्निशन पॉइंट पे होती है, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होती है। तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। आपको 7 पॉइंट लिखने को तो नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें आपसे जब डिफरेंस पूछेंगे ना, तो डिफरेंस में ये पूछ सकते हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम्स या ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। तो जो आपसे पूछा जाए, जैसे पूछा ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, तो जो पूछा है ना आप वही बताएंगे, वही पॉइंट लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। जैसे आप सिर्फ एनर्जी लिबरेटेड के पूछेंगे तो आप बताएंगे कि जो रेस्पिरेशन में एनर्जी लिबरेट होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड हीट, और जो बर्निंग में होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। ATP नहीं होता उसमें, ATP प्रोड्यूस नहीं होता है। तो जो पॉइंट पूछे उसी का डिफरेंस लिखिएगा, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स पूछेंगे तो आप बताएंगे कि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसमें एक ही स्टेप होता है। तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट को लेके अगर सिंपली पूछें कि डिफरेंस लिखो, तब तो आप डिफरेंस लिख दो। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे पॉइंट बताओ कि इस पॉइंट पे, पॉइंट बताओ नहीं, मतलब वो आपको अगर हेडिंग दें कि आप इस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करिए, तो आपको उसी टॉपिक का डिफरेंस लिखना है, कुछ भी नहीं लिख के आना, यू विल नॉट गेट मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंटायर प्लांट रेस्पायर्स। ओके, हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा प्लांट है उसमें रेस्पिरेशन होती है। इवन
part of plant, every part of plant such as the leaves, stem and roots and even the deepest placed cell in any region of the plant respires. हर सेल में respiration होती है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर 3 जगह से एंटर करती है. 3 रूट है, 3 इनलेट्स हैं जहाँ से ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के अंदर एंटर करती है. सबसे कॉमन जो है वो आपको पता है लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू. फिर दूसरा है स्टेम्स में लेंटिसेल्स के थ्रू. स्टेम्स के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, स्पेशली इन वुडी स्टेम्स जो पेड़ बहुत बड़े हो जाते हैं उनके अंदर, जिनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं, जिनसे कि गैसियस एक्सचेंज होता है. नेक्स्ट इज जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स. जो रूट्स होती हैं उनके सरफेस पे भी लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है तो ऑक्सीजन वहाँ से भी एंटर करती है. इसीलिए हम कहते हैं कि जब आपने प्लांट्स लगाए हैं तो उनको पानी देना चाहिए, लेकिन पानी इतना नहीं देना चाहिए कि वो सारे जो एयर स्पेसेस हैं, जो सॉइल के अंदर जो एयर स्पेसेस होते हैं जहाँ पे हवा होती है, जहाँ से कि ये सरफेस रूट्स जो हैं एयर एक्सचेंज करें, तो वो जो एयर स्पेसेस हैं वो पानी से ब्लॉक ना हो जाए. इतना पानी नहीं दो प्लांट को कि उसकी, कहते हैं ना कि इतना पानी दोगे तो रूट्स गल जाएंगी, ज़्यादा पानी दोगे तो रूट्स गलने का मतलब ये है कि दे डाई. एंड वाई डू दे डाई? बिकॉज दे डोंट गेट ऑक्सीजन. क्योंकि जो उनके सराउंडिंग जो मिट्टी में जो एयर थी, जो सॉइल की जो एयर थी, सॉइल से भी एरेशन होता है, तो सॉइल में जो एयर थी वो सारी आपने वाटर मॉलिक्यूल से फिल कर दिया. वो सारा जो स्पेस था वो वाटर वहाँ पे आ गया, तो एयर फिर वहाँ पे नहीं है, तो ऑक्सीजन जो रूट्स हैं वो रेस्पायर नहीं कर पाते. ठीक है, दैट इज वाई. और इसीलिए इसका एक और ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई इज प्लॉइंग और टिलिंग ऑफ द सॉइल इसेंशियल फॉर कल्टिवेशन फार्मिंग. हम प्लाइंग करते हैं मतलब मिट्टी को जब जोतते हैं, जैसे खेत को जोतना कहते हैं, ट्रैक्टर से पहले बुलक्स करते थे, तो वो क्यों होता था? ताकि जो नीचे का सॉइल है वो ऊपर आए और सॉइल जो है वो सॉफ्ट हो जाए, है ना, मतलब उसमें ऐसे पैक्ड ना हो, उसमें एयर स्पेसेस क्रिएट हो जाएं. तो इसीलिए नीचे से सॉइल ऊपर निकालते हैं और उसको ऐसे दबाते नहीं है, बिल्कुल उसको सॉफ्ट सा रखते हैं ताकि उसमें एयर स्पेसेस रहें, है ना. तो प्लॉइंग और टिलिंग ऑफ सॉइल इज इसेंशियल. इट क्रिएट्स टाइनी एयर स्पेसेस अराउंड सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रोवाइड्स द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर द रूट्स. अगर सॉइल वाटर लॉक्ड होगा तो वो ऐसे केक की फॉर्म में हो जाएगा, केक बन जाएगा मिट्टी का. एंड बिकॉज इट विल नॉट हैव एयर स्पेसेस एंड इट विल अफेक्ट द रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स. दिन के समय फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन पार्ट्स में, chlorophyll होता है, leaves produce oxygen, some of which is used in respiration and rest is diffused out. The CO2 produced during respiration, the leaves serves as a raw material for synthesis. ये क्या कह रहे हैं कि दिन में जब photosynthesis होता है तो leaves ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं, और वो ऑक्सीजन जो leaves प्रोड्यूस कर रही हैं एज द रिजल्ट ऑफ photosynthesis वो काफ़ी सारी एटमॉस्फेयर में वापस दे देते हैं प्लांट्स, और कुछ ऑक्सीजन उसमें से रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं. और जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है CO2, दैट इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. अब रात में क्या होता है कि रात में हम कहते हैं कि पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए कि उसमें से CO2 बहुत ज़्यादा निकलती है. CO2 बहुत ज़्यादा निकलती है, या आप ये कह सकते हैं क्या रात में पेड़ ज़्यादा CO2 निकालना शुरू करते हैं? मतलब दिन में भी तो चल रही है रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस ये जो प्रोसेसेस हैं, अब इसमें रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है दैट गोज़ ऑन फॉर 24 आवर्स, जबकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होता है जबकि सनलाइट है. तो रेस्पिरेशन 24 घंटे हो रहा है, तो इसका मतलब दिन में भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, रात में भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है. लेकिन दिन में जो CO2 प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट, उसमें से काफ़ी सारी वो खुद ही रीअब्जॉर्ब कर लेता है, उसको वो अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज़ कर लेता है. जबकि रात में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है प्लांट में क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो वो सारी CO2 इज बीइंग गिवन आउट. दैट इज़ व्हाई वी से कि रात में प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स के नीचे नहीं सोना चाहिए या बहुत CO2 प्रोड्यूस होती है. ठीक है, so at night even the leaves obtain oxygen from the atmosphere and give out CO2. Hence there appears to be some truth in the belief that one should not sleep under a tree at night. Okay, एक्चुअली क्योंकि रीज़न क्या है कि देयर इज़ मोर CO2 इनसाइड आवर हाउसेस. अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर हम ओपन एयर से कंपेयर करें तो हमारे बंद घर हैं, आजकल सबके घरों में AC होता है, सब अपने घर बंद करके सोते हैं. अब तो बहुत पुरानी बात थी, गाँव में लोग पेड़ों के नीचे सोते थे, या शहरों में भी सिटीज़ में भी ऐसा माहौल होता होगा, अब तो कोई नहीं सोता ऐसे.
या पता नहीं विलेजेस में तो अभी भी सोते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर जो होते हैं, जो बंद हैं, एसी चल रहे हैं या कूलर चल रहे हैं, तो हमारे घरों में ज़्यादा CO2 है एज़ कम्पेयर टू द बेचारा वो पेड़ जो है, द ट्री, जिसके नीचे हम कह रहे सोने में डर रहे हैं कि बहुत सारी CO2। तो अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हमारे घर में ज़्यादा CO2 एज़ कम्पेयर टू दैट पर्टिकुलर ट्री। Sleeping under a tree during hot midday is definitely good as one gets both oxygen due to photosynthesis and coolness due to transpiration। कह रहे हैं दिन में आप सो तो बहुत सही है क्योंकि आपको ठंडक मिलेगी ट्रांसपिरेशन की वजह से और ऑक्सीजन मिलेगी फ्रेश और शेड भी मिलेगी। ओके तो अब यहाँ पे प्रोग्रेस चेक दे रखा है, हम ये कर लेते हैं एंड वील फिनिश विद दिस लेक्चर हियर। फिर आगे करेंगे। अब व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट, पहला है व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन पर्टेनिंग टू द फॉलोइंग। ओके पूछा है कि क्या है, अब ये बताओ सिंगल स्टेप में होती है, सेवरल स्टेप्स में होती है? तो सेवरल स्टेप्स में होती है। डायरेक्ट होती है या एंजाइम कैटेलाइज्ड होती है? तो एंजाइम कैटेलाइज्ड होती है। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, किस किस फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होती है? तो इट इज लिबरेटेड एज हीट एंड ATP। ठीक है। लिस्ट 3 वेज इन विच रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बर्निंग, ये दे रखे हैं आपके 3 वेज, कोई भी आप 3 लिख दीजिए। नेम द 3 इनलेट्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, वही अभी यहाँ पे भी ये दे रखे हैं ना, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और जो आपके रूट सरफेस होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रोग्रेस चेक। अब ये जो 2 आगे है 2 काइंड्स ऑफ रेस्पिरेशन और उनके एक्सपेरिमेंट्स, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मैंने जो अभी देखा था इस चैप्टर को, तो मुझे लग रहा है कि 4 लेक्चर्स में ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से करिएगा। अगेन आई एम टेलिंग यू प्लीज़ कीप ऑन लर्निंग विद मी, आपका सिलेबस आराम से फिनिश हो जाएगा, डोंट वरी। अभी बहुत टाइम है, ये तो अभी आधे से ज़्यादा साल है आपके पास और आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपके स्कूल में ज़रूर रश कर रहे होंगे टीचर्स, बट यू डोंट वरी। ठीक है, आराम से तसल्ली से करिए। तसल्ली से इसलिए मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स और उसमें पूरा सिलेबस आने वाला है। आप ज़िंदगी में पहली बार फुल सिलेबस के एग्जाम्स देंगे, तो आप जो अभी पढ़ रहे हैं वो आपको पूरे साल एंड तक, मार्च तक याद रखना है। यू डोंट हैव टू, और मे बी फरवरी, जल्दी भी हो सकते हैं एग्जाम्स, वैसे मार्च में ही होंगे, तो तब तक याद रखना है, भूलना नहीं है कुछ भी, है ना। तो इसीलिए धीरे धीरे करो, ढंग से करो, डोंट बी इन अ रश टू फिनिश ऑफ योर सिलेबस, उसको ढंग से समझ के करो। कोई भी डाउट है आप पूछ लीजिए, नो इश्यूज विद दैट। ओके, आप वॉइस मैसेज भी भेज दो मुझे ऐप में, तो मैं वॉइस मैसेज के थ्रू जवाब दे दूंगी, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ क्वेरीज बच्चों की ऐसी होती हैं जो कि वो हम लिख के नहीं बता सकते, मैसेज में टाइप करने की बता, तो मैं ओरली आपको बता दूंगी, नो प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं है कोई भी। ऑलराइट, एंड अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियोज़। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सिर्फ देख के मत छोड़िए, लाइक करिए उसको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐप को डाउनलोड करिए। अभी भी कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि ये पेड है, कितने सारे स्टूडेंट्स ने हमारा ऐप डाउनलोड कर रखा है, दे आर टेकिंग फुल बेनिफिट फ्रॉम इट, वो कम्प्लीटली फ्री है। देखिए, एज लॉन्ग, मैं तो आपको ये भी कह रही हूँ कि अगर आप डाउनलोड करिए, आपको लग रहा है पैसे मांग रहे हैं, तो आप मत करिए, डिलीट कर दीजिए, उसमें आपको कुछ जा थोड़ी रहा है। आप ट्राई तो करो, देखो तो सही क्या है क्या नहीं है, है ना। ऑलराइट, सो टेक केयर चिल्ड्रन, फिर मिलते हैं। ओके।